लेक्चर के एंड पे पूछना है। अहम सवाल है, मज़े का सवाल है जी। मेरा बड़ा दिल है इसका जवाब देने का, लेकिन लेक्चर के एंड पे। इन्होंने कहा कल क्लास होगी, मैंने कहा ये अच्छा मज़े का सवाल है, इसका हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे। क्योंकि जब स्केजुअल सामने आया था तो उस वक्त 9-10 मुहर्रम जो है वो थर्सडे फ्राइडे को थी, और जिस दिन क्लासें शुरू हुई हैं इन्होंने कोई तीसरा चांद 30 तारीख का चढ़ा दिया मौलवियों ने, वो लाइन से। वरना मतलब 95% चांसेस यही थे कि जुमेरात जुम्मे को 9-10 मुहर्रम हो। तो इन्होंने लगातार करते करते ये महीना भी 30 का कर दिया जैसे पिछला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे चला गया। तो ये अहम सवाल है, लेक्चर के एंड पे इस तरफ आएंगे कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है और हमें क्या करना चाहिए। तो कल क्लास होगी या नहीं होगी इस पर अभी हम क्यों परेशान हो, अभी तो हम लेक्चर पढ़ते हैं। जो कल की परेशानी है वो बाद में लेंगे, जो आज की परेशानी है पहले वो ले लेते हैं। ठीक है जी, आवाज़ क्लियर है? ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्या आपका क्रैश कोर्स से कोई सवाल है? वो कल जो टेस्ट था ना, क्रैश कोर्स से कोई सवाल है? क्रैश कोर्स ये तो टेस्ट से सवाल है ना। टेस्ट है, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं जवाब दे दूंगा। सर वो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं जवाब दे दूंगा। एक तो बच्चे आप क्लास के बाहर मेरे से पूछ लीजिएगा, शाम 7:30 बजे मेरे से पूछ लीजिएगा, ईमेल पे पूछ लीजिएगा। इतने सारे तरीके हैं। कहने का मतलब है कि इस क्लास की एक सैंक्टिटी है ना, इसको हमने कम टाइम में कवर करना है। तो अगर हम रेगुलर क्लास वाले सारे मस्तियों की तरफ चल पड़े तो फिर तो नहीं हो सकेगा। तो मैं मना नहीं कर रहा, सिर्फ आपको रेगुलेट कर रहा हूँ। आप ईमेल कर दें, क्लास के बाहर पूछ लें जाते जाते रास्ते में, या शाम 7:30 बजे मेरे ऑफिस में आके उस वक्त सवाल पूछ लें, मैं जवाब दे दूँगा जी। जो काम मैं करने लगा था, जो लेक्चर के स्टार्ट में करना था और नहीं कर पाया, अस्सलाम वालेकुम। देखो वो आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे हो तो मुझे मौका ही नहीं मिलता। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों के एसेंशियल्स क्लियर हुए हुए हैं। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक आपको बहुत मज़े के लगे। 6 और 7 इतने बड़े चैप्टर नहीं थे, लेकिन हमने उस पर टाइम ज़्यादा लगाया चूँकि उसकी एक वेटेज है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। सिलेबस की हमारी अदर लॉस के बाद जो ग्रिड है सबसे बड़ी वो 6 से 10 तक की है, 25 से 30 नंबर की। और 25 से 30 नंबर में एवरेज हमने देखा है 29-30 के आसपास वो सवाल पूछ रहे थे। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग चैप्टर 6 से लेके 10 तक हमारे टोटल 11 सफ़े हैं। एक वो स्टूडेंट जिसको लिखने से बहुत ही शदीद एलर्जी है, वो कहता है जी मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो 11 सफ़े तो लिख ही लेगा। अगर उन 11 सफ़ों में आपके 28-29 नंबर कह दें तो मेरा नहीं ख्याल कि उन 11 सफ़ों में किसी भी किस्म की कोई शॉर्टकट होना चाहिए, या उसमें मज़ीद बंदा कोई सोचे कि अच्छा ऐसे नहीं कर लेता, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करता, ऐसे कर लेता हूँ। तो ये बड़ा कम एरिया है नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से, और उसकी अच्छी खासी वेटेज है। चैप्टर 6 से लेके 10 तक। चैप्टर 6 4 सफ़े का है, जो कि सबसे बड़ा है इस ग्रेड में। 7 3 सफ़े का है, 8 भी 1 सफ़े का है, 9 भी 1 सफ़े का है, और 10 धक्के से 2 सफ़े का है। डायग्राम डाल के फैला के लिखने से, अदरवाइज़ वो भी तकरीबन 1-1.25 सफ़े में ख़त्म हो जाना था। तो आपने जब भी तैयारी करना है ना, ये जो 6 से 10 वाली ग्रेड है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये बड़ा कम टाइम मांगती है और बड़े अच्छे से तैयार हो जाती है। अब वो ग्रेड करने के बाद हम दोबारा अपनी पहली ग्रेड में आते हैं, जिसका एक बड़ा चैप्टर हम छोड़ के आगे चले गए थे छोटे छोटे चैप्टर्स कवर करने के लिए। अब चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 तकरीबन किताब के 2 बड़े चैप्टर्स में से एक है, मैं कह सकता हूँ तकरीबन सबसे बड़ा चैप्टर। चैप्टर 4 डील करता है 2 एरियाज़ को। हमने एसेंशियल्स पढ़े थे, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के बाद हमने 5 मज़ीद एसेंशियल्स का नाम देखा था। हमने कहा था कंपिटेंस ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए। हमने कहा कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। हमने कहा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। 2 और नाम पुकारे थे, लेकिन उस वक्त डिटेल से उस पर बात नहीं हुई थी। फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होने चाहिए। वो एग्रीमेंट ना हो जो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये हो ही नहीं सकते। तो उन 5 में से 2 अब हम पढ़ने लगे हैं, ये 2 जो हमने लास्ट में जिनका जिक्र किया इंशाल्लाह ताला। फ्री कॉन्सेंट की बात करेंगे सबसे पहले कि फ्री कॉन्सेंट क्या होता है। कॉन्सेंट रजामंदी को कहते हैं और फ्री मुफ्त को कहते हैं। वाह, यानी कि ऐसा दोस्त जो मुफ्त में मान जाए और समोसे खिला दे, बग़ैर पैसे लिए मान जाए। ऐसा दोस्त जो आपकी खिदमत करे, आपका साथ दे और उसका कोई पैसे ना मांगे। तो क्या इसका यही तर्जुमा है? फ्री का मतलब मुफ्त
और कंसेंट का मतलब राज़ी हो जाना। तो ये फ्री वो वाला फ्री नहीं है, ये फ्री पैसों वाला फ्री नहीं है, ये वो वाला फ्री है जो इमरान खान हमें कराना चाहता है। वो हमें आज़ाद कराना चाहता है, वो हमें जमहूरी तौर पे आज़ाद कराना चाहता है, वो हमें इक़्तिसादी तौर पे आज़ाद कराना चाहता है, वो हमें ज़हनी तौर पे आज़ाद कराना चाहता है। वो कहता है हम जहन से आज़ाद हो जाएं। पता नहीं, मतलब मैंने 2 तारीफ़ें कर दी थी, तो मैंने कहा नून लीग वाले ना दुखी हो जाएं, तो फिर मैंने वो तीसरी वाली बात भी कर दी। समझने वालों को समझ आ गई होगी। तो फ्री कॉन्सेंट का मतलब है आज़ाद रज़ामंदी। रज़ामंदी का मतलब है, आपको याद होगा हमने कहा था जब ए ने बी से कहा भाई मैं ये चीज़ आपको इस तरह से बेचना चाहता हूँ, तो ऑफ़र को मनोवन एक्सेप्ट कर लेने से एक्सेप्टेंस होती है। अगर आपको मनोवन मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है तो ऑफ़र को बाइनी ही वैसे ही, ये ज़्यादा मुश्किल हो गया, एज़ इट इज़, ऑफ़र को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेने को एक्सेप्टेंस कहते हैं। कोई कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई रिवर्स ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्सेंट का मतलब ही ये है कि जब एक बंदा दूसरे से कहे कि मुझे भाई आपकी रज़ामंदी चाहिए, आप बताएं मैं चाहता हूँ ऐसे। याद है जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस शो करता है दूसरे को और उसको कहता है कि आप भी इस पे तैयार हैं, तो जब दूसरा बंदा तैयार हो जाए, यानी कि 2 बंदे एक ही चीज़ को एक ही तरह से समझ रहे हैं। ए ने बी से कहा मैं आपको कुर्सियाँ देना चाहता हूँ कि आप मुझे 2000 रुपये देंगे पर कुर्सी। बी ने कहा हाँ जी मैं आपको 2000 रुपये दूंगा पर कुर्सी। तो दोनों के दोनों समझ रहे हैं कि इनके दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट है इनके दरमियान। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट के वर्ड को देखते हैं कि कॉन्सेंट कब होता है। 2 पर्सन आर सेड टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ए कुछ और समझ रहा है, बी कुछ और समझ रहा है। ए को गलती लगी है, बी को गलती नहीं लगी। ए को धोखा हुआ है, बी को धोखा नहीं हुआ। ए जो है वो ज़हनी तौर पे चीज़ें नहीं समझ पा रहा। ए कुछ और समझने की कोशिश कर रहा था, बी कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट तब है जब दोनों के दोनों एक चीज़ को सेम सेंस में समझ रहे हो, तो हम कहेंगे ये कॉन्सेंट है। तो कॉन्सेंट का मतलब ये हो गया कि अगर एक बंदे ने दूसरे को एक बात कही है और दूसरे ने उसको ऐसे ही समझ लिया है, तो ये कॉन्सेंट है। अब कॉन्सेंट तो यूँ भी हो सकती है कि एक बंदे ने दूसरे को कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के कहा क्या भाई मैं तुम्हें कुर्सियाँ बेचना चाहता हूँ, क्या तुम 2 लाख रुपए दोगे कुर्सी के? जिसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर था उसने कहा जी बिल्कुल, क्यों, इसमें मसला ही कोई नहीं। तो उसको भी समझ आ गई कि मैंने 2 लाख रुपए देने हैं और बेचने वाले को भी पता है। अब यहाँ कॉन्सेंट तो है, लेकिन ये आज़ादी से नहीं दी गई है कॉन्सेंट, ये फंस के दी गई है, ये मजबूरी में दी गई है, ये घबरा के दी गई है कॉन्सेंट। तो हम बात करते हैं कि पार्टीज़ के दरमियान नंबर 1 कॉन्सेंट होनी चाहिए, नंबर 2 सिर्फ कॉन्सेंट नहीं होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, आज़ाद रज़ामंदी होनी चाहिए। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे आज़ाद रज़ामंदी मुतासिर होती है, ये चैप्टर मेजॉरिटी बेसिस पे उन फैक्टर्स को डील करता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रज़ामंदी आज़ाद नहीं होती। तो हम कहते हैं कि कॉन्सेंट उस वक्त फ्री मानी जाएगी जब उसमें ये 5 मसले ना हों। आसान अल्फाज में इन 5 में से कुछ होगा तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी, अदरवाइज़ कॉन्सेंट फ्री होगी। यहाँ सिर्फ 1 वर्ड हम इसके ऊपर बात करेंगे, एक लाइन की बात करेंगे। हम आगे इसी चैप्टर में इन सारे यूनिट्स को इंशाल्लाह डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्शन, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी किस्म की, डिटेल से जाके देखेंगे किस किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इखलाकी दबाव, एक बंदा अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है, दूसरे को इखलाकी मॉरल प्रेशर में लेके आ रहा है। फ्रॉड, वो धोखा दे रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन, वो धोखा देना चाह नहीं रहा लेकिन उसकी हरकत ऐसी है जिससे दूसरे को धोखा हो रहा है, गलती से धोखा हो रहा है, ना चाहते हुए धोखा हो रहा है, यानी कि इंटेंशन के साथ धोखा फ्रॉड है और बगैर इंटेंशन के साथ धोखा मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड फाइनली मिस्टेक, जब गलती लगी हो। तो इन 5 में से कोई भी एक मामला होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा जाएगा कि वहाँ फ्री कॉन्सेंट नहीं है। इन 5 पे हम अलग से बात करेंगे। अब सवाल ये है कि इनमें से अगर कोई मौजूद नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा। हमने एक बड़ा प्यारा सा वर्ड पढ़ा था चैप्टर 3 में, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब था कि अगर साबित हो जाए कि एक मजलूम है और एक जालिम है, तो जो मजलूम है लॉ उसको इख्तियार दे देगा कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो और दूसरे बंदे से कंपनसेशन मांग सकते हो। तो ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, कोर्शन ज़ोर ज़बरदस्ती, इसमें एक जालिम मजलूम है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक इमोशनल प्रेशर डाल रहा है, दूसरा बेचारा इमोशनल प्रेशर सह रहा है, वो मजलूम है। फ्रॉड में एक धोखा दे रहे हैं, एक के साथ धोखा हो रहा है, जिसके साथ धोखा हो रहा है वो मजलूम है। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी धोखा हो रहा है, धोखा देने वाले ने धोखे की ख्वाहिश नहीं की लेकिन खाने वाले को तो धोखा मिल गया, तो वो मजलूम है। इनमें 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें एक मजलूम और एक जालिम है। मिस्टेक में जुल्म नहीं हुआ होता, मिस्टेक में गलत फहमी पैदा हुई होती है। तो
अगर इन 4 में से कोई भी एक मसला हो तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल ऑप्शन आ जाएगी। जो मिस्टेक है, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट के साथ काफ़ी कुछ हो सकता है। कॉमनली अगर 2 साइडेड मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मिस्टेक कई किस्म की, हम उसकी अलग अलग शाखें देखेंगे, लेकिन ऐसी मिस्टेक जिसमें दोनों तरफ से मिस्टेक हो वो वॉइड होती है। तो नेचर ऑफ मिस्टेक देखनी पड़ेगी कि मिस्टेक के साथ क्या होगा। तो हमने कहा इन 5 में से कोई भी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। फ्री कॉन्सेंट का एब्सेंस होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा अगर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। अगर मिस्टेक हुई है तो फिर वॉइड एब इनिशियो या वॉइडेबल होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मिस्टेक पे। आपने एक रूल हमेशा ज़हन में रखना है, 2 साइडेड मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बाकी जो मिस्टेक्स हैं उनके हम रूल्स पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इफेक्ट क्या है फ्री कॉन्सेंट ना होने का, तो आप कहेंगे जी पहले 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, और मिस्टेक के केस में अगर बोथ पार्टीज़ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब क्या कभी वॉइडेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्री कॉन्सेंट और उसके 5 एलिमेंट्स की बात की। इन तमाम एलिमेंट्स पे हम डिस्कशन करने लगे हैं। यहाँ पे अगर किसी का कोई छोटा सा सवाल है तो बताएं। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन 5 में से पहला क्वेश्चन का मतलब है ज़ोर ज़बरदस्ती। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे को परेशान कर रहा है, हरासा कर रहा है, एक बंदा दूसरे को डरा रहा है, फिज़िकल प्रेशर दे रहा है, उसको जान की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। 2 चीज़ें लॉ का उन्होंने कहा, एक बंदा अगर दूसरे के साथ कोई क्राइम करे या क्राइम की धमकी दे दे, एक बंदा दूसरे से के साथ कोई जुर्म करे या जुर्म करने की धमकी दे दे। दूसरा है कि उसके एसेट्स को छीन ले या छीनने की धमकी दे, अनलॉफुली छीनने की। भाई आपने एक बंदे के पैसे देने थे और घर आपका ज़मानत के तौर पे था, आप पैसे नहीं दे सके, वो आपका घर छीन सकता है, उसको लॉफुल इख्तियार है। आपने बैंक के पास सोना रखवाया था, बैंक से पैसे लेके गए थे, पैसा वापस नहीं किया, बैंक के पास इख्तियार है, आपका सोना छीन सकता है। ये लॉफुल डिटेनिंग है, ये कोर्शन नहीं है। अनलॉफुल डिटेनिंग यानी अनलॉफुली कोई आपके एसेट छीन रहा है या छीनने की धमकी दे रहा है। तो जब कोई आपके साथ कोई जुर्म करे या जुर्म करने की धमकी दे या आपके एसेट छीने या एसेट छीनने की धमकी दे इस इरादे के साथ कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती शामिल करना चाह रहा है, तो इसको हम कहेंगे कोर्शन। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू, तो कमिट करें यानी कि आप एक्शन करें, ऐसा कोई जुर्म करें, या थ्रेट करें जुर्म करने का। अनलॉफुल डिटेन करें, डिटेन करने का मतलब है छीन लें, कब्जे में ले लें। अनलॉफुली कब्जे में ले लें या थ्रेट करें कि मैं कब्जे में ले लूँगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है जी? लॉ में प्रॉपर्टी का वर्ड हमेशा एसेट होगा, अनलेस कि हम खुद से बताएं कि ये कोई और तरह की प्रॉपर्टी है। तो एक बंदा दूसरे के एसेट छीनने की धमकी दे रहा है या छीन रहा है, जुर्म कर रहा है या जुर्म करने की धमकी दे रहा है इस इरादे के साथ कि दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए, तो इसको हम कहेंगे कोर्शन। अब ये कंपोनेंट्स सारे बड़े मज़े के हैं, उन सब पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो सकती है। रेगुलर क्लास होती तो हम लहक के 1-1.5 हफ्ते के अंदर इस सारे चैप्टर को कर रहे होते, तो इस वक्त थोड़ी सी रफ्तार तेज़ होगी। क्वेश्चन में हम एक बात कहते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। याद है कंसिडरेशन? कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कॉलेज ने बच्चों से पैसे लिए, लेकिन कॉलेज ने बच्चों को जो कंसिडरेशन दी वो किसी और बंदे के थ्रू दिलवाई। मैंने कॉलेज बच्चों को कंसिडरेशन दी, लेकिन मुझे बदले में कंसिडरेशन मिली कॉलेज की तरफ से। तो कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती थी, कहीं को भी जा सकती थी। क्वेश्चन के साथ भी यही रूल है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। ए और बी है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि ए ही उसके ऊपर जुल्म करे। हो सकता है कुछ गुंडे भेज दे और वो गुंडे जाके जुल्म करें, तो क्वेश्चन ए की तरफ से नहीं आई है। कुछ XYZ गुंडे हैं जिन्होंने जाके बी पे क्वेश्चन की है। अच्छा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि क्वेश्चन बी पे ही हो सकता है बी के छोटे बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया जाए और फिर बी से कहा जाए कि हाँ भाई अब तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मान जाओ हमारी बातों पे। तो क्वेश्चन करने वाला भी और हो सकता है, क्वेश्चन सहने वाला भी कोई और हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पे क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। किसी भी पर्सन की तरफ से आ सकती है और किसी भी पर्सन की तरफ डायरेक्ट हो सकती है। इवन अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर की तरफ भी जा सकती है। यानी कि वो जो गुंडे हैं वो स्ट्रेंजर थे। स्ट्रेंजर का मतलब है इन दो के कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरा बंदा जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक़ नहीं है। वो बी का बेटा भी स्ट्रेंजर था, वो जो गुंडे थे वो भी स्ट्रेंजर थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है।
अब अगर एक जगह पे कोर्शन मौजूद है तो फिर क्या होगा, वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल हो जाएगा किसके ऑप्शन पे, जिसके साथ जुल्म हुआ है। और ऐसे में जो पार्टी कैंसिल कर रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो बेनिफिट रीस्टोर करेगी दूसरे से अगर कोई लिए हैं। ये बात हम लोगों ने इससे पीछे भी पढ़ी थी चैप्टर 6-7 वगैरह में, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गई, डिस्चार्ज हो गया, किसी भी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और किसी एक पार्टी के पास कोई बेनिफिट, पैसे, कोई चीज़ पड़ी हुई है दूसरी पार्टी की, तो वो पाबंद है कि दूसरे को वो वापस करेगा। उसने डैमेजेस अलग से ले लिए हैं तो दूसरे की चीज़ अपने पास रखने का कोई जवाज़ नहीं है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है दूसरे का, तो आप उसे वापस करते हैं। तो ए ने बी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखा और उससे कहा कि भाई ये तुमने जो है वो कुर्सियाँ मेरे से ख़रीदनी है, और कुर्सियाँ ख़रीदनी है तुमने 2 लाख की एक कुर्सी, ठीक है, और मैं इस ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें 10,000 एडवांस दे देता हूँ, लेकिन ऑनवर्ड तुमने फिर मुझे जितनी कुर्सियाँ ख़रीदोगे तुमने 2 लाख के हिसाब से पैसे देने हैं। गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। बाद में बी रोता रोता अदालत गया, अदालत ने फैसला बी के हक में सुना दिया। अदालत ने बी को ऑप्शन दे दी, बी तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। बी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और फिर उन 10,000 को जो है वो जो नोट पड़े हुए थे उनको चूम लिया। उसने कहा ये तो मेरे हो गए, क्योंकि उसने धोखा किया था, अल्लाह ने उसे सज़ा दी। कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया और देखो उसके पैसे भी मेरे पास आ गए। तो ऐसा नहीं है, अब मजलूम भी जालिम नहीं बन सकता। अगर आपके पास कुछ उसके पैसे पड़े हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है तो फिर आपने वो पैसे वापस करने हैं। तो हम ये कहते हैं कि पार्टी रिस्काइंडिंग का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल कर रही है, उसने कोई भी बेनिफिट अगर उसके पास है तो उसने उसको रीस्टोर करना है। तो ये हमेशा की बात है कि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो बेनिफिट्स एक दूसरे के साथ रीस्टोर करने होंगे। यहाँ फिर कहानी आ जाती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। हमने कहा था बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो मशकूक अजीब सी बात करता है। अब कोर्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आए? कॉमनली मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्लास में से एक बच्चा बाहर निकल के कहे जी आब्दी साहब की मैनेजमेंट वालों ने मेरी जेब में बम डाल दिया था और कहा कि अगर तुम क्लास में ना पढ़ने गए तो ये बम फट जाएगा। अब ये अजीब सी बात है। ज़्यादातर लोग क्लास में अपनी खुशी से आते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ने की नीयत से आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त हर तरफ दहशतगर्दी चल रही हो, डर चल रहा हो, फ्रॉड चल रहा हो, गुंडे चल रहे हो। इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा बाहर निकल के कहेगा जी कॉलेज वालों ने मुझे ज़बरदस्ती क्लास में बिठाया था, तो सारे उसी से पूछेंगे कि भाई हम तो अपनी खुशी से आज तक कभी क्लास में नहीं गए, और क्लास में वैसी खुशी से जाते हुए इतना मुश्किल होता है तो तुम डर के मारे चले गए। यानी मशकूक बात वो कर रहा है जिसने कहा है कि मैंने ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। ज़्यादातर दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। तो एक बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद अचानक से अदालत में जाके कह दे जी मैं तो मजबूर था, मैं तो गन पॉइंट पे कर रहा था, जो भी डिसीजन है मैं नहीं कर रहा था, कोई और मेरे से डिसीजन करवा रहा था। अब अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे दे, मैं बिटवीन द लाइन्स इतने सारे जो है ना एक ख़ास लेवल से ऊपर के ना मजाक छोड़ देता हूँ, वापस नीचे आ जाता हूँ। जो ऊपर तक पहुँचे होते हैं ऊपर की मंजिल से मजाक पे करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। कभी जब पेपर से फारिग होना तो इन वीडियोस को देखिएगा, इसमें छोटे छोटे से ना मजाक छुपे हुए थे लेकिन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है उन्हें। तो अगर वो बंदा डर के मारे काम कर रहा था और वो अचानक से कह दे कि ये काम मैंने नहीं किए, मैंने तो किसी और के कहने पे किए हैं, तो दुनिया शक करेगी कि भाई तुमने करने थे ये काम, तुमने किसी और से डर के मारे क्यों किए हैं, ऐसा क्या मसला था। तो मशकूक यहाँ पे वही होता है जो कह रहा है कि मैं मजलूम हूँ। चूँकि ज़्यादातर दुनिया में जो है वो इस तरह से कोर्शन नहीं होती, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बगैर बदमाशी के होते हैं। तो अगर अचानक से कोई कह दे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बदमाशी थी तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि बदमाशी थी जो कैंसिल कर रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ जालिम पे नहीं है कि उसने जुल्म किया या नहीं किया, मजलूम पे है कि वो साबित करे कि दूसरे बंदे ने जुल्म किया है। अब ऐसे में ये जुमला आपको पहले से पता है कि अगर किसी को पैसे दे दिए गए हैं या कोई बाय कोर्शन दे दी गई है चीज़ तो रीपे या रिटर्न करेगा। याद हमने कहा था बाय मिस्टेक हो या बाय कोर्शन हो, अगर किसी के पास कोई पैसे चले गए हैं तो वो वापस करेगा। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। किताब को अचानक से ख्याल आता है कि बच्चों को एक बात बता दें। वो कहते हैं ये इररेलेवेंट है कि कोर्शन हुई कौन से मकाम पे है, रेलेवेंट ये है कि केस कहाँ पे हुआ है। अगर एक शख्स जो है वो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट पे है और दूसरा शख्स भी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट लेके आ रहा है, जिस वक्त वो एक समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं वहाँ ए ने बी के साथ कोर्शन कर लिया जहाज़ के ऊपर,
समंदर के ऊपर कोई कानून नहीं है, समंदर किसी भी मुल्क में नहीं आता था वो वाला, तो एक बंदे ने दूसरे पे जुल्म कर लिया, कोर्शन कर लिया। उस समंदर के कानून के मुताबिक वो कोर्शन नहीं था। मज़े की बात है कि जहाँ से वो फ़्लाइट लेके आ रहे हैं उस मुल्क में भी उसको कोर्शन नहीं कहते थे। लेकिन ये पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान में एक बंदा दूसरे को अदालत लेके गया और उसने कहा इसने मेरे साथ कोर्शन की है, तो साबित करना ज़रूरी नहीं है कि उसने पाकिस्तान में कोर्शन की है। कोर्शन को कोर्शन कहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये उसी जगह पे हो जहाँ पे वो कानून लागू है। अगर केस पाकिस्तान में हुआ है तो फिर पाकिस्तान के पेनल कोड के मुताबिक, पाकिस्तान के दफ़ा ताज़ीरात के मुताबिक, दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान जो एक जिसका सेक्शन 302, सेक्शन 420 जिसके तहत सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, उसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो अगर उसके मुताबिक जुर्म हुआ है तो फिर जुर्म हुआ है, चाहे वो जुर्म पाकिस्तान में हुआ है चाहे बाहर हुआ है। तो ये इररेलेवेंट है कि पाकिस्तान पिनल कोड फोर्स था या नहीं था उस प्लेस पे जहाँ कोर्शन एक्सरसाइज हुई है। अगर सू पाकिस्तान में हुआ है, केस पाकिस्तान में हुआ है, प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शेल अप्लाई, पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोविजन अप्लाई करेंगी। तो क्वेश्चन दुनिया में किसी भी जगह पे हुआ हो, अगर आप साबित कर दें कि क्वेश्चन हुआ तो आप पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ये था पहला एलिमेंट क्वेश्चन। दूसरा एलिमेंट होता है एंड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन में हमें साफ नजर आया कि गन पॉइंट पे एक बंदे ने दूसरे को डरा दिया, धमका दिया, एसिड छीनने की धमकी दे दी, उसको खौफजदा कर दिया और एक बंदे को डरा धमका के उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। सेकेंड कैटेगरी इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में डराया धमकाया नहीं जाता, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। दो बंदे होते हैं जिनमें से एक पावरफुल पोजीशन में होता है, एक कमज़ोर पोजीशन पे होता है। दो बंदे ऐसे होते हैं जिनमें से एक की बात दूसरा बंदा सुनता है। इसको कानून के अल्फाज में कहते हैं एक बंदा दूसरे की विल को डोमिनेट करता है। अगर एक बाप और बेटा है तो बेटा अपने बाप का अखलाकी कदर करता है। अगर जो है वो कहीं पे भी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दो ऐसे लोग आमने सामने हैं जिनमें से एक दूसरे का ख्याल करता है, तो गुमान ये है कि जो ख्याल जिसका ख्याल किया जा रहा है, जो पावरफुल पर्सन है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो फ़र्ज़ करें थोड़ी सी हया करता हो, वैसे तो मतलब इस ज़माने में ऐसे स्टूडेंट नहीं है, पुराने ज़माने में ना आई के अपने किताब में अनड्यू इन्फ्लुएंस में एग्जांपल दी होती थी टीचर और स्टूडेंट। तो वो पुराने ज़माने के बच्चे शायद उस तरह के हुआ करते थे। आज भी अच्छे बच्चे होते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो आके कहे सर मैं जो है ना मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपने जो है ना सारी बातें समझाई हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये, और मैं पूछा हाँ जी आप क्या करते हो? उसने कहा सर वो हमारा घर में ना हमारा एक शहद का बिज़नेस है, हम लोग शहद की बोतलें बना के बेचते हैं और 800 रुपये की एक बोतल बेचते हैं, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा मुनाफा है। तो मैं कहता हूँ मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है शहद ख़रीदने का, मैं तो मार्केट से ख़रीदने लगा था, लेकिन जब मेरा एक स्टूडेंट मौजूद है तो मैं मार्केट से क्यों ख़रीदूँ यार? अब देखो मुझे तो 800 रुपये तो नहीं चार्ज करोगे ना। बस अगर सर क्या बात करते हैं आप, 4 बोतलें तो फ्री लें, उसके बाद भी अगर आपने कोई बोतलें मंगवानी है तो आप बताएं जितनी कॉस्ट है उस पर आपको बोतल ला देंगे। तो अचानक से ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे था कि मैं शायद उसकी विल को डोमिनेट कर पा रहा था, वो अदब एहतराम में बच्चा मौजूद था। तो अगर मैंने उस अदब एहतराम का फ़ायदा उठाया और उसके साथ एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया जिसमें मैंने अनड्यू एडवांटेज ले लिया, तो ये गलत है। तो कोर्शन में ज़ोर ज़बरदस्ती होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरा बंदा चूंकि आपकी बात सुन रहा होता है तो आप उसकी वजह से उसको एक अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देते हैं जिसमें उसका नुकसान हो जाता है और आपका फ़ायदा हो जाता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पोजीशन भी ज़रूरी है, उस पोजीशन को यूज़ करना भी ज़रूरी है। मैं अगर एक स्टूडेंट से डील करूँ और मैं उस वाकई उससे 800 रुपये का शहद खरीदूँ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। पोजीशन मेरी थी लेकिन मैंने उस पोजीशन को इस्तेमाल करके फ़ायदा नहीं उठाया। बाप अगर बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और उसे ज़मीन खरीदे और पूरे पैसे दे उसे, तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कब है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस जहाँ रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द पार्टीज, जो रिलेशन पार्टीज के दरमियान है वो उस तरह के हैं कि वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और इस पोजीशन का फ़ायदा उठा के वो दूसरे के साथ गलत फ़ायदा उठा रहा है, बेनिफिट उठा रहा है और दूसरे को जो है वो पूरे इख्तियारात नहीं दे रहा। तो अगर एक बंदा दूसरे के ऊपर एक बड़ी पोजीशन रखता है, डोमिनेट करता है, उस पोजीशन का फ़ायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में उसे शामिल करे और उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा ले, गैर ज़रूरी फ़ायदा ले, ज़्यादा फ़ायदा ले तो उसको हम कहेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो रूल नहीं है कि कहीं से भी आ सकती है कहीं को भी जा सकती है, वो वही पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली कब होता है? किताब ने कुछ बातें बताई हैं। उसने कहा है कोई भी बंदा दूसरे की विल को कब डोमिनेट करता है? जब 3 में से कोई बात हो। अगर वो उसके ऊपर रियल या पेरेंट अथॉरिटी रखता हो,
अगर वो एक फिड्यूशरी रिलेशन में, ट्रस्ट के रिलेशन में हो, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो एक ऐसे बंदे के साथ जो कि मेंटली उस टाइम पे इल है, परेशान है, या शायद कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको दूसरे की बात माननी पड़ रही है। किताब ने ये 3 बातें बताई हैं, लेकिन ये 3 बातें इनकी एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझनी होंगी। ये एग्जाम्पल्स एक्सप्रेसली सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपने इनको याद नहीं करना, ये समझाने के लिए हैं ऊपर वाले पॉइंट्स। ये रियल और अपेरेंट अथॉरिटी से मुराद है फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। हमारे पास कोई भी राहगीर चलता चलता अचानक से आ जाए कि जी मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे चाय पीता चलो, तो शायद हम उसको चाय नहीं पिलाएंगे। एक बंदा अचानक से हमारी बिल्डिंग में आए, कहे मैं टैक्स का ऑफिसर हूँ और मैं टैक्स वगैरह के मामलात देखता हूँ, जो लोग टैक्स सही से नहीं देते उनको मैं सज़ाएँ सुनाता हूँ, ऐसे ही मैं गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से चाय पी लूँ। हम उसे चाय भी पिलाएंगे, उसको बिस्किट भी खिलाएंगे, जाते जाते मुसाफा करके दरवाजे तक भी छोड़ने जाएंगे, क्योंकि इस बंदे से पंगा नहीं लेना। ये ऐसे इख्तियार में है, ये ऐसी पोजीशन में है कि अगर ये कोई थोड़ी सी गलत बात भी करेगा तो हम ज़्यादा बड़ा बखेड़ा नहीं पालना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि चलो इसके साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर बना के रखें। तो सम टाइम एक बंदे की अथॉरिटी की वजह से उस पोजीशन में होता है कि दूसरे से वो हल्की फुल्की बात मनवा लेता है। पुलिस ऑफिसर एक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एक पुलिस ऑफिसर है और एक वो शख्स है जिसकी चित्रौल हो रही है, तो उस टाइम पे वो गरीब तो कुछ भी मान जाएगा ना, वो तो पुलिस वाला सामने खड़ा, उसे पता है इसकी बात नहीं मानूंगा तो इसे मुझे कूट रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस अथॉरिटी की वजह से वो कहीं ना कहीं उसकी विल डोमिनेट होती है, जो पुलिस वाला कहता है वो उसे मान लेता है, वो दुनिया की कोई भी चोरी उससे मनवा लेता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, नॉर्मली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ऐसा रिलेशन होता है कि एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर का थोड़ा सा अदब एहतराम करता है, ख्याल करता है और कोशिश करता है कि कुछ ऐसा हो कि उसके ताल्लुकात एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रहें। सेम पर फिड्यूशरी रिलेशन, फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब है जिनका एक दूसरे पे ट्रस्ट का रिलेशन है। जैसे किताब ने यहाँ 3 रिश्ते बताए, पेरेंट एंड चाइल्ड, वालिदैन औलाद, गार्डियन माइनर, माइनर और गार्डियन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एडवोकेट एंड क्लाइंट, वकील और उसका मौक्कल, यानी कि क्लाइंट और क्लाइंट का जो वकील है, ये इन सारे रिलेशन में एक ट्रस्ट का रिलेशन है। एक ट्रस्ट का ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी ने एक बात करनी है और दूसरे में बात मान जानी है। आप अपने वकील की हर बात मानेंगे क्योंकि वकील आपको केस जितवाने की कोशिश कर रहा है। आप फादर की बात मानते हैं, आप नॉर्मली गार्डियन की बात मानते हैं। तो कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो पाया जाता है। तीनों रिलेशन डिस्कस कर लिए ना करें। देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, तो मेरी गिनती 3 पे ख़त्म हो गई। मैंने 3 तक पढ़ा और कहानी मुक गई। ले उन्होंने कहा 3 में तो था ही कुछ नहीं, हम तो पहले दिन से चौथे रिलेशन पे देख रहे थे। तो सीधी सी बात है, फियोंसे फियोंसी के अंदर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, एक ऐसा रिलेशन है कि ट्रस्ट का रिलेशन है। उस टाइम पे अगर एक बंदा दूसरे को ये भी कह देगा ना मैं सितारे तोड़ के ले आऊँगा, दूसरे ने मान जाना। इतना भरोसा करते हैं वो एक दूसरे पे कि अजीबो-गरीब सी बातें मान जाते हैं। मैं सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, कितनी अजीब सी बात है, कितनी औखी सी बात है, कितनी मुश्किल बात है, मान जाते हैं। तो एक भरोसे का रिलेशन अगर पार्टीज़ के दरमियान है और एक बंदा दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, दूसरे से इजी लोड डलवा सकता है दूसरे को, जैसा तो बहरहाल खैर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बंदा जिसकी मेंटल कैपेसिटी थोड़ी सी जो है ना वो इम्पेयर हुई हुई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, ये अनसाउंड की डेफिनेशन में नहीं है। एक ऐसा बंदा है जो ऐसी पोजीशन पे है जो किसी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से डिपेंडेंट हो गया कुछ और लोगों पे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर और पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट। पेशेंट को पता है कि मेरा मेडिकल अटेंडेंट है, ये मेरा ख्याल रख रहा है, ये नहीं होगा तो मुझे दवाई कौन देगा। और जो बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और बहुत शदीद बीमारी में होता है, उसे होता है मैं तो मरने वाला हूँ। अगर ये बंदा मेरा केयर टेकर ना हो और वो केयर टेकर वहाँ उससे प्रॉपर्टी की आधे कागजात साइन करवा ले, इसको पता है कि मर गया तो सारी प्रॉपर्टी हाथ से जानी है, तो चलो साइन कर देते हैं, ये बंदा बचा लेगा तो जो आधी मेरी आधी इसकी प्रॉपर्टी, बाद में अदालत में जाके कह दूंगा अंडर इन्फ्लुएंस हुई थी। इसी तरह से फैमिली मेम्बर और वीक ओल्ड मैन, अनफॉर्चुनेटली पुराने ज़माने में बुज़ुर्गों का एहतराम भी होता था और एक खौफ डर भी होता था। आज के दौर में जो है वो अंग्रेज़ों से मुतासर होते कि हमारे फैमिली कल्चर इस तरह से हो गए हैं कि ये एग्जांपल पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब ये एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर एक वीक ओल्ड मैन है, एक बुज़ुर्ग आदमी है और कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो बेचारा सोचता है कि ये मैं इनकी सारी बातें मान लूँ, कहीं खामखा मेरे से नाराज़ ना हो जाएँ, और इस उम्र में जो है वो इन्होंने अगर घर से निकाल दिया मुझे या इस तरह की कोई बात कर दी, तो अगेन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली बड़ा ख़राब कल्चर होता जा रहा है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बंदे के पास ये पोजीशन हो कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, फिर उस पोजीशन का फ़ायदा भी उठाए
और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करे जिसमें उसको बेनिफिट और दूसरे का नुकसान हो जाए। हो गया क्या इसके साथ? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिस वो मजलूम। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उलट हो जाएगा। नॉर्मली बाप और बेटे के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉमनली एज्यूम किया जाएगा कि बेटे ने बाप को अगर प्रॉपर्टी बेची है सस्ते में बेची होगी। एक स्टूडेंट ने टीचर को अगर कोई चीज़ सेल की है तो कॉमनली एज्यूम किया जाएगा कि उसने थोड़ा सा ख्याल किया होगा इस चीज़ का। तो नॉर्मली अनड्यू इन्फ्लुएंस जब होता है तो नॉर्मल प्रिजम्पशन हर किसी की होती है कि पावरफुल बंदे ने अपनी पावर का फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। तो यहाँ मशकूक बात ये नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई है, मशकूक बात ये है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुई। ये कौन कहेगा? जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना वो कहेगा नहीं भाई मैं पावर में था, मैंने इस पावर का फ़ायदा नहीं उठाया। तो जब मैं पावर में था मैंने पावर का फ़ायदा नहीं उठाया तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि तुम साबित करो कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया था, हालांकि तुम तो कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से। अब आएंगे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स की तरफ। ये बड़ा मज़े का पॉइंट है। कोर्शन में क्या हुआ? दो बंदे आमने सामने खड़े हैं, एक ने दूसरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती की है, अदालत में खड़े हैं। अदालत ने कहा भाई तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, किसी के पास किसी की तरफ से पैसे तो नहीं आए हुए। पता लगा कि जी मजलूम के पास 1 लाख रुपए आया हुआ है जालिम की तरफ से, या जालिम के पास आया हुआ है पैसा मजलूम की तरफ से। अदालत कहेगी कि अभी हमारे सामने ये बेनिफिट्स रिस्टोर करो एक दूसरे से, चूँकि कमरे अदालत से निकलते साथ ही दोनों जानी दुश्मन है। इस लेवल पे मसला बन गया था कि ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी और अदालत ने फिर फैसला सुना के जालिम से मजलूम को हक दिलवाया। तो कोर्शन में अदालत कहती है कि जितने भी बेनिफिट हैं लाजमी रिस्टोर करो। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिन दो बंदों के दरमियान हुई है उन्होंने कमरा अदालत से निकल के दुश्मन नहीं होना एक दूसरे के, वो तो वही रिलेशंस हैं, वो तो वही लोग हैं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है। तो फादर ने बच्चे को 10,000 रुपये दिए और कहा कि तुम्हारी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। बच्चे ने पहले फादर को देखा, सोचा क्या बात कर रहे हैं, फिर सोचा कोई बात नहीं, इन्होंने पाल पोस को बड़ा किया, वालिद हैं तो ठीक है, जो जैसे कह रहे हैं उसने एग्रीमेंट साइन करके अपनी प्रॉपर्टी फादर को सेल कर दी। बाद में दोस्तों ने कहा कि यार इन्नी भी नहीं सुननी होती, जज्बाती होकर अदालत चला गया। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया लेकिन बच्चे के पास 10,000 पड़ा हुआ है वालिद का। ऐसा हो सकता है कि अदालत कहे कि 10,000 वापस करो, और हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ की मजमूई रजामंदी से अदालत कोई और सेटलमेंट कर दे। अदालत कहे कि हाँ भाई ठीक है जी, आपने बच्चे को 5,000 पॉकेट मनी देनी होती थी हर महीने, अगले 2 महीने तक इस बच्चे को आप पॉकेट मनी ना दें, इसके पास 10,000 गए हुए हैं, ये उसको एडजस्ट कर लेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स है वहाँ पे एक अजीब सा पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट में भी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, या तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, या वो पार्टी जिसको अवॉइड कर सकती हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर उस पार्टी ने कोई बेनिफिट लिए अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू कोड में सीम जस्ट, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली ख़त्म कर दिया जाएगा, या अगर पार्टी जो अवॉइड कर सकती थी उसने कोई बेनिफिट लिया है अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो अदालत को मुनासिब लगे, तो अगर उसने बेनिफिट लिया है तो अदालत इनके दरमियान कोई और एडजस्टमेंट करवाना चाहे तो अदालत करवा सकती है। डन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोर्शन भी हमने पढ़ लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पढ़ लिया, तो इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं? बड़े कॉमन से डिफरेंसेस, सीधे से डिफरेंसेस हैं, वही वाली बातें जो मुसलसल जहन में आ रही हैं। अगर टाइम होता तो मैं आप लोगों से पूछता। यहाँ पे कॉन्सेंट ऑफेंस के थ्रू हो रही है, थ्रेट के थ्रू हो रही है, जुर्म के थ्रू हो रही है, और यहाँ विल डोमिनेट करके हो रहा है। यहाँ फिजिकल प्रेशर है कोर्शन में, यहाँ मॉरल प्रेशर। वहाँ रिलेशनशिप होना ना होना को ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों पार्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होना ज़रूरी। इधर मकसद है एक बंदे को मजबूर करके कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए, इधर मकसद है फ़ायदा उठाना। इधर क्रिमिनल लाइबिलिटी हुई है, आपने क्राइम किया है तो ये इल्लीगल भी है, ये वाली हरकत इल्लीगल है, लेकिन ये वाली हरकत इल्लीगल नहीं है। आपने क्राइम नहीं किया, आपने पोजीशन को मिसयूज़ किया है, तो ये उस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता। ऑन हुम बाय हुम, कौन करेगा, किस पे करेगा? कोर्शन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। किस पे करेंगे? किसी भी बंदे पे करेंगे, सामने वाली पार्टी या उसके कनेक्टेड किसी पे। कौन करेगा? सामने वाली पार्टी या उसके अलावा कोई भी। लेकिन ये ऑन हुम और बाय हुम में इसमें होता है कि वही पार्टी करेगी और उसी पार्टी पे करेगी। यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि कोर्शन जिसने करना है वो भी अलग बंदा हो सकता है, जिस पे कोर्शन हो रही है वो बंदा भी स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस वही करेगा जो डोमिनेंट पोजीशन में है और उसी पे करेगा जो वीकर पोजीशन पे है, तो पार्टीज़ वही होंगी। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ कोर्शन जिस पे एक्सरसाइज हुई है यहाँ मजलूम ने साबित करना है और यहाँ जालिम ने साबित करना है। वहाँ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स लाजमी होगी, यहाँ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई और एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस को देखा और उसके दरमियान तो आपने इस चैप्टर को ना 3-4 सेट्स बना के पढ़ना है। पहला सेट है कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरा सेट है फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, जोड़ जोड़ के पढ़ना है।
तीसरा आपने मिस्टेक अलग से इंडिपेंडेंट टॉपिक है, और चौथे में फिर आपके वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। सेकंड सेट की बात करते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड कहते हैं धोखे को। धोखा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकती है, उसका एजेंट भी दे सकता है, और हो सकता है कि उसकी रजामंदी हो, आपको धोखा हो रहा हो, वो खामोश बैठा हुआ हो, वो आपको धोखे से बचा सकता हो और उसने आपके धोखे से बचाने की कोशिश ना की हो। तो फ्रॉड पार्टी का एजेंट या पार्टी की रजामंदी से हो सकता है। रजामंदी के बारे में लॉ बोलता है कॉन्वेंस, उसकी रजामंदी से उसके सामने हो रहा हो, उसने उसको रोकने की कोशिश ना की हो। किसे फ्रॉड कहेंगे? 5 चीज़ों को फ्रॉड कहेंगे। 5 चीज़ों को फ्रॉड कहेंगे। फ्रॉड मीन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इन 5 में से कोई भी हरकत जो एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ने की या उसकी रजामंदी से हुई, उसकी कॉन्वेंस उसके सामने हो रहा था, उसने उसको नहीं रोका, और बाय हिज एजेंट, तो बंदा खुद करे, उसकी कॉन्वेंस हो या एजेंट से हो, विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर, इरादा क्या हो? दूसरे को धोखा देना या उसके एजेंट को धोखा देना, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की तरफ मजबूर करना। अब ये धोखा किस तरह से दिया जा सकता है? लॉ कहता है 5 तरह से धोखा दिया जा सकता है। फॉल्स असर्शन, झूठ बोल के, एक्टिव कंसीलमेंट, सच छुपा के, एम्प्टी प्रॉमिस, एक खोखला वादा जो आपने प्रॉमिस किया है बगैर से इरादे किया कि आपने पूरा करना है, कोई भी एक्ट जो लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया, और उसके अलावा कोई भी ऐसा एक्ट जो अदालत में साबित हो जाए कि हाँ भाई इसमें डिसीव करने की नीयत थी। 5 चीज़ों को फ्रॉड कहेंगे। फॉल्स असर्शन, एक झूठा क्लेम करना, एक झूठा असर्शन कहते हैं एक चीज़ का क्लेम करना, तो एक झूठा फैक्ट बताना। जब एक बंदा दूसरे को एक झूठा फैक्ट बताए, एक बंदे ने दूसरे को कुर्सियां बेची और कुर्सी बेचते हुए कहा कि इसमें मास्टर वालों का मल्टीफॉर्म लगा हुआ है, जबकि उसमें मास्टर का मल्टीफॉर्म नहीं लगा हुआ था, फॉल्स असर्शन। एक बंदा जो दूसरे से झूठ बोले, लिखा मुश्किल तरीके से, एक फैक्ट सजेस्ट करे एक बंदा दूसरे को विच इज़ नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, बाय वन, उस बंदे की तरफ से वो डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जब एक बंदा दूसरे को एक ऐसा फैक्ट बताए जो सही नहीं है, और जो बता रहा है उसे भी पता है कि वो सही नहीं है, आसान अल्फाज में उसने झूठ बोला है, तो फ्रॉड फॉल्स असर्शन पे भी होता है, झूठ बोलने पे भी, एक्टिव कंसीलमेंट पे भी होता है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दूसरे को बताना चाहिए था उसने छुपा लिया, खामोश रहा, उसने कुछ नहीं बताया। खामोशी के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो इस पॉइंट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रॉमिस जो इस इरादे से किया कि आपने परफॉर्म ही नहीं करना, जैसे कि एमएन ने अपने इलाके में वादा करे कि जैसे ही मैं कामयाब हुआ तो मैं यहाँ सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो खुशहाली ले आऊँगा, इस इलाके में भी बिजली आ जाएगी, और उसे खुद भी पता है कि ये इख्तियारात उसके हैं ही नहीं, फ़र्ज़ करें। तो ऐसा वादा जो आप कर रहे हैं, जो कि खोखला वादा है, इस इरादे से वादा है जिसमें आपने उसको परफॉर्म नहीं करना, तो ये भी फ्रॉड है। कोई भी और एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ कह दे कि फ्रॉड है, आपने एक हरकत की, आपको नहीं लगता फ्रॉड है, लेकिन कानून के किसी सेक्शन में लिखा था कि ये हरकत फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। आपके दोस्त ने कुछ चोरी किया कहीं से, और आपको ला के कहा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे ये चोरी किया हुआ पैसा संभाल के रखना 7 दिन तक। आपने 7 दिन तक संभाल के रखा, आपको लगा आप इतने दोस्त के साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कानून की नज़र में आपने जो किया वो जुर्म था, वो फ्रॉड था, वो बेईमानी थी। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको कानून ने जुर्म कह दिया है, और ऐसे में उन्होंने सोचा कि हो सकता है एक बड़ा खूबसूरत तरीके से एक केस में एक वकील अदालत में साबित कर दे कि इन 4 में से कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने अपने पास भी मार्जिन रखा है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और एक्ट जिसमें नज़र आए कि यहाँ धोखा दिया जा रहा है, वो भी हमारा फ्रॉड कंसिडर होगा। तो ये 5 में से कोई भी हरकत, झूठ बोलना, सच छुपाना, झूठा वादा करना, कोई भी ऐसी हरकत करना जो फ्रॉड है, या वो काम करना जो लॉ ने कह दिया फ्रॉड है, उससे फ्रॉड हो जाता है। अब जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो साइलेंस की एक बड़ी अहम डिस्कशन है। खामोश रहना फ्रॉड है या नहीं। एक बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों में आप खामोश हैं। कुर्सी बेचने वाले को पता है कि इसमें मास्टर का मल्टीफॉर्म नहीं लगा हुआ, लेकिन कॉमनली लोगों को लगता है कि इस तरह की कुर्सी जब खरीदी जाती है तो उसमें मास्टर का मल्टीफॉर्म लगा होता है। तो ऐसे में अगर आप खामोश हैं और उसे नहीं बता रहे कि इसमें मास्टर का मल्टीफॉर्म नहीं लगा हुआ, तो क्या आप फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कानून अजीब सी बात करता है। कानून कहता है भाई जब उसने पूछा ही नहीं तो आप फ्रॉड नहीं कर रहे। उसके ज़िम्मे है कि वो जागा रहे और हर चीज़ को तहकीक करे, आपके ज़िम्मे हर बात बताना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो थोड़ा सा बेरहम है, थोड़ा कमर्शियल है। वो कहते हैं कि जी अगर आप खामोश हैं तो फिर वो फ्रॉड नहीं है। हाँ, 2 जगह अगर आप खामोश हैं तो फ्रॉड है। नंबर 1, जहाँ उसने पूछा और आप खामोश रहे, जहाँ आपकी खामोशी का एक मतलब था, उसने कहा हाँ भाई इसमें मास्टर का मल्टीफॉर्म लगा हुआ है ना, अगर कोई और लगा है तो मुझे बता दो, और आप खामोश हैं, तो इस खामोशी का क्या मतलब है कि आपने
ये मान लिया है कि मास्टर का मल्टीफॉर्म लगा हुआ है, तो आपकी खामोशी बता रही है कि आप मानते हैं कि मास्टर का मल्टीफॉर्म है। तो जहाँ खामोश रहना बोलने के बराबर हो, या आपसे कुर्सी खरीद रहा है आपका अपना भाई, और भाई को पता है कि जी मैं कुर्सी अपने भाई से खरीद रहा हूँ तो मुझे अच्छी कुर्सी देगा, और अगर कुर्सी में कोई नुक्स होगा तो मुझे खुद बता देगा, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा ये सोच के कि मैं तो अपने भाई से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइलेंस जो है वो हमेशा फ्रॉड नहीं है, लेकिन दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड है। नंबर वन, जहाँ पे सरकमस्टांसेस केस के इस तरह के हैं कि पार्टीज़ की आपस में फिड्यूशरी रिलेशन है, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। दूसरा, जहाँ साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, जहाँ खामोशी बोलने के मुतरादिफ है। ये कहाँ होता है? जहाँ सवाल ऐसा पूछा जाए जिसके जवाब में खामोश रहने का कोई ना कोई मतलब बनता हो। तो हम ये कहते हैं कि खाली साइलेंस उस चीज़ों पे, उन फैक्ट्स पे जो कि एक बंदे की विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट को मुतासर कर रहा हो, तो खाली खामोश रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन जहाँ पूछा जाए और आप जवाब में खामोश रहें तो उसका मतलब आपने फ्रॉड किया है। या जहाँ पार्टी के साथ रिलेशन ऐसा हो गया आपको बताना चाहिए था और आपने नहीं बताया तो वहाँ आपने फ्रॉड किया है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो कि मैं बताना हर दफ़ा ज़रूरी समझता हूँ। फेडरल शरिया कोर्ट ने इस चीज़ को 80s में कह दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये वाली प्रोविज़न पाकिस्तान में हम नहीं मानेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लाम ने ये कहा है कि अगर आपकी चीज़ में कोई नुक्स है तो आपने बताना है खुद से, दूसरा बंदा पूछे या ना पूछे आपने बताना है। तो ये जो ये वाली हरकत है कि आप खामोश रहें जब तक वो सवाल ना पूछे, और अगर वो सवाल ना पूछे तो उसको चीज़ दे दें, ये इस्लाम ने इसको मना किया है, ये धोखा है। तो पाकिस्तान में ये वाला सेक्शन इस तरह से फॉलो नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन चूंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है तो बस किताब को याद करते हुए आपने उसको जहन में रखना है। बट ज़मीर पे बोझ ना रहे तो इस चीज़ को समझ लेना है कि ये वाली साइलेंस हमेशा फ्रॉड है, जिसमें आप ख़ास तौर पे चुप हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा नहीं पूछेगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो फ्रॉड 5 में से किसी चीज़ से होता है। एक्टिव कंसीलमेंट के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की कि खामोश रहने से क्या मुराद है, कोई चीज़ छुपाने से क्या मुराद है। तो अगर किसी ने पूछा और आप खामोश रहे तो फ्रॉड है, आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी थी फिर भी आप खामोश हैं तो फ्रॉड है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं लगता कि खामोश रहना फ्रॉड है, इस्लामिक शरिया को लगता है। फेडरल शरिया कोर्ट है पाकिस्तान में जो इस्लामिक कवानीन को देखती है, और ये समझे सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन पार लेवल पे आ जाती है। उसने एग्जैक्टली कह दिया कि ये वाला कानून पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या हैं? वही इफेक्ट्स हैं, वॉइडेबल हो जाएगा, और वो बंदा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है चाहे तो परफॉर्मेंस का कहे चाहे तो डैमेजेस का कहते हैं। तो ये इफेक्ट्स तो वही हैं। अब एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी। वॉइडेबिलिटी का क्या मतलब है? फ्रॉड हुआ तो मजलूम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मजलूम को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार नहीं मिलेगा। अगर फ्रॉड हो जाए तो मजलूम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में वो फ्रॉड होने के बावजूद कैंसिल नहीं कर सकता, जहां साइलेंस फ्रॉड के बराबर थी और एग्री पार्टी हैड द मींस, ऑप्शंस थे ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। उस बंदे ने एक जगह जाके एक चीज़ खरीदी और सामने वाला बंदा जो है वो उससे सवाल पूछा, वो खामोश है। वो एक मार्केट में बैठा है जहाँ 250 फर्नीचर की दुकानें हैं। फ़र्ज़ करें वो उससे बॉस फर्नीचर की, बॉस नाम के ब्रांड की ख़ास तरह की कुर्सी खरीद रहा है, और पूछ रहे भाई इस वाले ब्रांड में इस वाली तरह की कुर्सी में फ़ोम ये वाला लगा होता है या नहीं लगा होता तो मुझे बता दो। और सामने वाला बंदा खामोश है, और वो खामोश है, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, और आप ऐसी मार्केट में बैठे हैं जहाँ 2 मिनट में आपको पता लग जाना है। साथ वाली दुकान से ही जाके पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा। तो अगर सामने वाला बंदा साइलेंट था और आप थोड़ी सी दिक्कत से, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, थोड़ी सी तहकीक से आप हकीकत तक पहुंच सकते थे, तो आपको चाहिए कि आप हकीकत तक पहुंचे। और अगर आप नहीं पहुंचे तो हो तो गया आपके साथ फ्रॉड, लेकिन कैंसिल करने की ऑप्शन ख़त्म हो गई आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, हाँ डैमेजेस चार्ज हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉड कैंसिल करने की ऑप्शन ख़त्म हो गई है। अगर साइलेंस की वजह से फ्रॉड था, एग्री पार्टी के पास ऑप्शन था कि सच तक पहुँचे और वो उसके बावजूद सच तक नहीं पहुँचा, देन पार्टी गेव कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। एक बंदे ने दूसरे को फ्रॉड तो किया है, लेकिन जिसको उसने फ्रॉड किया उसने उस फ्रॉड को पिक नहीं किया। उसने फ्रॉड करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरे बंदे को जो है उस फ्रॉड से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अपनी क्लासेस का ब्रोशर लगाया और उस ब्रोशर में लिखा था कि जी आएँ आप हमारे पास, हमसे कमती लॉ पढ़ें, यहाँ पे बड़ा बेहतरीन टीचर कमती लॉ पढ़ाते हैं। नीचे लिखा है जी हम इतने रुपए में कमती लॉ पढ़ाते हैं। फिर नीचे लिखा है कि जी इस टीचर के जो बच्चे हैं उन्होंने लातादाद दफ़ा जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट लिए। फिर नीचे लिखा है जनाब फलाना, फिर फलाना। एंड पे एक लिखा है कि जो इस टीचर से कमती लॉ पढ़ लेता है वो 5 साल में CA कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब ये आखिरी बात में ना फ्रॉड किया कॉलेज ने,
और ऊपर तक सब चला रहा था। आपने एग्रीमेंट उठाया, फॉर्म पे ऊपर की 4 कंडीशंस पड़ी, नीचे 6 और दी हुई थी। आप 4 तक पहुँचते पहुँचते थक गए, आपने कहा बस ठीक है सही है अब और क्या पढ़ना। आपने एडमिशन ले लिया, पेपर दिया, फ़र्ज़ करें पेपर भी पास हो गया। 2-3 साल बाद किसी ने आपको बताया कि यार तुम्हें पता है कि SBI वालों ने धोखा किया था। मैंने कहा क्या धोखा? वो उनका फॉर्म देखो जाके, एग्रीमेंट देखो, उसमें लिखा था कि वो 5 साल में CA, जो बंदा वहाँ से C लॉ पढ़ के पास करता है उसका 5 साल में CA हो जाता है। आपको पता लगा, आप जनाब भागे आए, आपने कॉलेज से कहा जी आपने धोखा किया है। तो कॉलेज ने आपकी तरफ देखेगा, भाईजान आपने कैच किया था धोखा, हमने तो धोखा आपकी तरफ फेंका, कि आपने धोखा खाया था उस वक्त? आपने कहा नहीं धोखा तो नहीं खाया था। तो उनका फिर अब क्या करने आए हो? कहने का मतलब अगर एक पार्टी दूसरे को धोखा देने की कोशिश करे और दूसरी पार्टी ने जो एग्रीमेंट किया है वो उस धोखे की वजह से नहीं किया, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं किया, उसने अपनी पसंद से किसी भी और वजह से किया है, तो इसका मतलब है कि उसने कॉन्सेंट हमें किस में दी है? इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। ये टेक्निकल पॉइंट है। पार्टी गिव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड आप करते हैं कोई फैक्ट बता के, कोई झूठ बोल के, कोई बेईमानी करके, कोई चालबाजी करके। आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन दूसरा बंदा उस इन्फॉर्मेशन में कंसर्न ही नहीं है, उसको ये फीचर चाहिए ही नहीं कि मैंने 5 साल में CA कंप्लीट करना है। उसको चाहिए कि बस ठीक है मैंने एक मुनासिब टाइम में CA कंप्लीट करना है। तो उसने इसलिए एडमिशन नहीं लिया था कि ये 5 साल में CA कंप्लीट कराने का कह रहे हैं, उसने इसलिए एडमिशन लिया था कि ठीक है जी कमती लॉ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उसने कहा ठीक है जी मैं इनसे पढ़ लूँगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे और आपने धोखे को कैच ही नहीं किया तो फिर इररेलेवेंट है, फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। किताब में IKIP की किताब में एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदा दूसरे से उसका हॉर्स खरीदने के लिए उसके अस्तबल में दाखिल होता है जहाँ पे हॉर्सेस होते हैं। अस्तबल के बाहर उस बंदे ने नोटिस लगाया हुआ होता है कि मेरे तमाम हॉर्सेस को कोई बीमारी नहीं है। इसने वो नोटिस पढ़ा ही नहीं, ये अंदर गया, इसने एक हॉर्स देखा, हॉर्स खरीदा, इसको ब्लैक कलर का हॉर्स चाहिए था, फ़र्ज़ करें इसको ऊंचे कद का हॉर्स चाहिए था, रेस में दौड़ने वाला हॉर्स चाहिए था, इसने वो ख़रीदा और आ गया। 3 फीचर चाहिए थे, ब्लैक कलर हो, ऊंचे कद का हो और रेस में दौड़ता हो। ख़रीद के ले आया। 5-6 महीने बाद पता लगा कि उस घोड़े को तो एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले 2 साल से इसको है और ये कभी भी मरने वाला है। उसने सोचा ये पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। बहरहाल वो मतलब घोड़ा मर गया, उसने जो है ना वो आंसू बहा लिए। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि ज़रा जाके उस बंदे से पूछूं तो सही कि ये इस घोड़े को पहले से बीमारी थी या मेरे पास रहते रहते बीमारी हुई है। जब उसके अस्तबल गया तो दरवाजे पे वही नोटिस लगा हुआ था जिस पे एक तारीख लिखी हुई थी 3 साल पहले की, कि 3 साल पहले से वहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है कि हमारे किसी भी घोड़े को कोई बीमारी नहीं है। उसको अब पता लगा है कि उस दिन मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, हालांकि उस दिन भी इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ था। अगर ये पढ़ता वो नोटिस कि मेरे घोड़े बीमार नहीं है और फिर घोड़ा खरीद लेता और घोड़ा बीमार निकलता, अब धोखा हुआ उसे। उसने इस वजह से तो घोड़ा खरीदा ही नहीं है कि वो सेहतमंद है या बीमार है। समझ रहे हैं? तो पार्टी गेव कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। तो पार्टी ने कॉन्सेंट दी है फ्रॉड की लाइल्मी की सूरत में, इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड की सूरत में। तो फ्रॉड और उसके एसेंशियल्स और फ्रॉड की हमने बातें की। फ्रॉड के साथ दूसरा टॉपिक जो कनेक्ट होता है दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। इससे पहले कि हम मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देखें, जरा मिसरिप्रेजेंटेशन के आगे देखते हैं। इसका इफेक्ट उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा। पार्टी चाहे तो इंसिस्ट कर सकती है, चाहे तो कैंसिल करवा सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बेसिक फ़र्क क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन में आपकी नीयत साफ होती है और फ्रॉड में नीयत ख़राब होती है। फ्रॉड में आप चाहते हैं धोखा देना, मिसरिप्रेजेंटेशन में गलती से धोखा हो जाता है। कैसे होता है अभी हमने उसकी डेफिनेशन देखनी है इंशाल्लाह ताला। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में सब कुछ फ्रॉड जैसा है, एसेंशियल्स भी फ्रॉड की तरह है और वॉइडेबिलिटी की एक्सेप्शन भी फ्रॉड की तरह से है। जिस पार्टी की कॉन्सेंट कॉज हुई है, अगर उसके पास ट्रुथ जानने का तरीका था ऑर्डिनरी डिलीजेंस से और फिर भी नहीं जाना तो वो उसको वॉइड नहीं कर सकता। पार्टी गिव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये तकरीबन सारे फ्रॉड का पोर्शन तैयार करने के बाद आपने मिसरिप्रेजेंटेशन पे आके सिर्फ उसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, वही इसके इफेक्ट्स हैं, वही सारी चीज़ है। बस फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है डैमेजेस पे आके। यानी अगर हम इनके फ़र्क देखें तो फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है और मिसरिप्रेजेंटेशन में नो इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में एग्री पार्टी डैमेजेस भी मांग सकेगी, कैंसलेशन, और साथ कहेगी जब मेरा नुकसान भी भरो। मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देने वाले ने धोखा देना चाहा नहीं था लेकिन उस बेचारे के साथ धोखा हो गया, तो ठीक है आप उसके साथ ये कर रहे हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन अब वो आगे से आके कहे कि मुझे डैमेजेस भी चाहिए। ये अदालत डिफाइन करेगी कि यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेज देने बनते हैं या नहीं। तो फ्रॉड में डैमेज आप हमेशा देंगे क्योंकि आपने नियतन धोखा दिया है। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने नियतन धोखा नहीं दिया तो यहाँ डैमेजेस देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। 3 चीज़ों को मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसको लॉजिकली समझते हैं। एक आध एग्जांपल देखते हैं और फिर तेज़ी से आगे चलते हैं।
चैप्टर बड़ा है, इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसके कोई कंटेंट मिस भी ना हो। और एक सवाल को मैंने लेक्चर एंड तक होल्ड करके रखा हुआ है कि कल क्लास होगी या नहीं होगी। तो हो सकता है, मैं चाह रहा हूँ कि हम इतनी गहराई में पढ़ें कि अगर आज हमारा टॉपिक पूरा ना भी हो तो हमारे पास कल का मार्जिन निकल आए। ओए होए, क्या कह दिया सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, ये जुल्म है, ये अन्याय है। अच्छा जी, तो लेक्चर ख़त्म होने के आखिरी 1-2 मिनट में हम ये वाले डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। मिसरिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? ऐसा धोखा जिसमें धोखा देने वाला धोखा देना नहीं चाह रहा था। इसकी एक बड़ी फेमस किस्म है अनवारंटेड स्टेटमेंट। एक बंदा दूसरे को एक जुमला दे देता है, उसको खुद को लग रहा होता है कि मैं जुमला सही बोल रहा हूँ, लेकिन उस गरीब की अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी वो जुमला बहुत ज़्यादा सही नहीं होता और दूसरा बंदा धोखा खा जाता है। तो अनवारंटेड स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट एक ऐसा बंदा देता है जिसको लगता है कि वो सही है, हालांकि वो सही नहीं होती और उसको अभी 100% कन्फर्म भी नहीं होता और खामखा उसने दूसरे को स्टेटमेंट दे दी होती है। इरादा धोखा देने का नहीं होता, लेकिन अपनी इस कोताही की वजह से दूसरे को धोखा दे जाता है। तो उस कोताही की वजह से फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का हक ज़रूर है। तो अनवारंटेड स्टेटमेंट जब एक बंदा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है कि एक फैक्ट ट्रू है, जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन उसको ऐसा वारंट नहीं करे, उसकी इन्फॉर्मेशन की बिना पे उसको ऐसा नहीं लग रहा कि वो ट्रू है, हालांकि ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, उसे लगता है वो ट्रू है, इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म नहीं है उसके पास और वो दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। तो इसको हम कहते हैं अनवारंटेड स्टेटमेंट। देन एक इंड्यूसिंग मिस्टेक होती है अबाउट सब्जेक्ट मैटर। आप एक बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, आप उसको एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, आप उससे बातें करते करते एक ऐसा हिंट दे देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है और वो समझता है कि ये बात तो इस तरह से है। आप रेगुलर क्लास में तो उसकी कई एग्जांपल देखते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक मशहूर एग्जांपल दूंगा जिससे बात इजीली समझ आ जाती है। तो एग्जिस्टिंग बच्चों को रिपीट होती हुई लग रही होगी, खैर आपको तो काफ़ी बातें रिपीट होती लग रही होंगी, पूरा लॉ ही रिपीट होता हुआ ज़ाहिर है, वही पढ़ा है तो वही रिपीट होना है। लेकिन मज़े की बात है कि बीलो ऐसा है कि आप आगे जाओ पीछे से भूल गया होता है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा ये रिवाइज हुआ होगा ना, तो पीछे वाली सारी चीज़ें याददाश्त वापस आती जा रही है। मैं क्लास में तकरीर कर रहा हूँ, क्लास में तकरीर करते करते जिस तरह से बिटवीन द लाइन हल्का फुल्का मजाक चल रहा होता है, तो फ़र्ज़ करें मैं जो है वो कहूँ कि अब तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं और अब तो तजर्बाकार लोगों की हुकूमत है। अब देखना पाकिस्तानी इदारे कितनी बुलंदी से प्रवास करते हैं। तो एक प्रवास करने वाला इदारा यानी कि PIA जो है, उसका शेयर इस वक्त मार्केट में 7 रुपये का हुआ है, लेकिन ये शेयर कंफर्म 2-3 महीने बाद 200-300 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों पे तो अरूज आने वाला है, चूँकि तजर्बाकार लोगों ने मुल्क चलाया हुआ है। ये मैंने बात की, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, और साथ में मैंने कह दिया कि अगर आप में से कोई जज्बाती हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज मत पहुँच जाना, मेरे पास शेयर्स पड़े हैं PIA के, मेरे से खरीद लेना, 200 का तो होना है, चलो मैं आप लोगों को 50 का बेच दूंगा, क्या याद करते हो? आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक बच्चा अगली क्लास का इंतज़ार कर रहा था बाहर खड़ा होके, टेक्स्ट बाय सर अली इमरान। उसने कहा वो सर की, अब वो बाहर खड़ा हुआ सोच रहा है कि अंदर लॉ में ऐसी क्या बातें हो रही होती हैं, ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए होते हैं, ये क्या बातें कर रहे होते हैं। वो कान लगा के सुन रहा था, तो अंदर में बोल रहा था कि मेरे पास PIA के शेयर पड़े हुए हैं, मैं 50 रुपये का बेचूंगा और ये शेयर 200 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है और गवर्नमेंट के इदारे ऊपर जाने वाले हैं। इसका मतलब है कि मेरे उस जुमले ने उसको कंफ्यूज कर दिया। अगले दिन बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा सर मुझे आपसे शेयर खरीदना है। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे पास शेयर्स हैं? उसने कहा सर हमारी भी एक बेस है, हमारा भी एक वर्किंग है, हमारी भी एक रिसर्च है। तो कहता है मुझे ये भी पता है कि आपने 50 रुपये का मुझे बेचना है। यार बड़ी बात है, तुम्हें पता है तुम जो चीज़ खरीद रहे हो वो सही चीज़ है? मैंने कहा हाँ सर। यार PIA है, PIA का शेयर इस वक्त मार्केट में 7 रुपये का है। उसने कहा सर वो छोड़े, मुझे पता शेयर के साथ क्या होने वाला है, आप शेयर बेचने वाली करें। मैं ठीक है पकड़ो शेयर, पैसे लिए। अब मैंने धोखा देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उसको धोखा हुआ है और धोखा मेरी वजह से हुआ है, मेरे ही जुमले से हुआ है। तो ये बड़ा क्यूट सा धोखा है, बड़ा मासूम सा धोखा है। मतलब मैंने धोखा नहीं देना चाहा, लेकिन धोखा हो गया। तो ये इनोसेंट, इसको हम कहते हैं इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट, क्यूट सी मिसरिप्रेजेंटेशन, मासूम सी मिसरिप्रेजेंटेशन। अब पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूसेस, एक पार्टी टू एग्रीमेंट कन्विंस कर देती है किसी को, हाउएवर इनोसेंटली, मासूमियत में, मासूमियत में बाहर खड़े बच्चे को कन्विंस कर गया। द अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक एज टू नेचर और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मैंने बाहर खड़े बच्चे को उस चीज़ की नेचर, क्वालिटी के बारे में कुछ चीज़ गलत फहमी क्रिएट कर दी, और अब उस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरी ही फैलाई हुई गलत फहमी की वजह से वो बेचारा कन्विंस हो गया। तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। मेरा इरादा धोखे का नहीं था, लेकिन उसका इरादा धोखा खाने का था। तो अब अगर वो बाद में साबित कर दे कि सर वो आपके जुमले की वजह से धोखा हुआ है, तो ठीक है, अवॉइडेबल ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन शायद डैमेजेस के ऊपर मैं कहूँगा यार अब ये बहुत ओवर हो गया काम,
अब तो चलो मान लिया तुम्हें मेरी वजह से धोखा हुआ है, तो अदालत पे डिसाइड करेगी कि डैमेजेस हैं या नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन में ज़्यादातर डैमेजेस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा होता है। इसमें एक ऐसा जुमला बोला जो मुझे लगता है सच है, जबकि वो सच नहीं है। इसमें हमने कोई ऐसी बात कर दी जिससे दूसरा खामखा कन्विंस हो गया, हमने उसको बेवकूफ़ बनाने का इरादा नहीं था। तीसरे में एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है। आप अपनी ड्यूटी में कोई गफलत करते हैं, आप अपने काम में कोई कोताही करते हैं और ऐसी कोताही करते हैं कि उससे आपको खुद को ही फ़ायदा हो जाता है। जब एक ऐसी कोताही आप करेंगे जिससे आपको खुद को फ़ायदा हो जाए और किसी दूसरे को नुकसान हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन अगर बात समझ आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि मैं एक ऐसी ड्यूटी सही से अदा ना करूं जिससे गलती से फ़ायदा मुझे ही हो जाए या मेरे साथ मौजूद किसी बंदे को फ़ायदा हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फ्रंट ऑफिस में एक बंदा जो है वो आपका एडमिशन फॉर्म भर रहा था और हम लोगों ने फ़र्ज़ करें एक डिस्काउंट रखा हुआ था कि एक डिस्काउंट जो सारे बच्चों को मिलेगा क्योंकि इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस चल रही है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि 15% डिस्काउंट दे देना हर आने वाले बच्चे को, क्योंकि इस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। उस बच्चे ने उस एडमिशन ऑफिसर से गलती हुई, उसकी ड्यूटी की एक ऐसी गफलत होती है कि वो गलती से डिस्काउंट मेंशन करना भूल गया और फुल अमाउंट में आपका एडमिशन करके आपसे फुल पैसे ले लिए। अब हमारे एक ऑफिसर से गलती हुई है, लेकिन गलती भी इतनी हसीन कि उसका फ़ायदा हमें हो गया। अगर गलती ऐसे होती कि वो 2 दफ़ा डिस्काउंट दे देता तो फिर मानते कि वो गलती है। एक ऐसी गलती जिसका फ़ायदा भी हमें हो जाए तो वो गलती शायद गलती नहीं मानी जाएगी, शायद ये माना जाएगा कि ये गड़बड़ हुई है। अब वो कसम खा के कहते मेरी नीयत साफ़ थी, तो हम कहेंगे चलो तुमने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन बहरहाल मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई है। तो इसमें क्या होता है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, आपका इरादा धोखा देने का नहीं था, आपने एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, गेन्स एन एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, उस बंदे को कमिट करने का फ़ायदा हो गया, और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, या कोई भी बंदा जो उसके साथ मौजूद है, बाय मिसलीडिंग एन अदर, किसी और को मिसलीड करके, टू हिज प्रेजुडाइस, उसका नुकसान करके, और टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम। मेरे बंदे ने ड्यूटी में गफलत की, मेरा फ़ायदा हो गया और दूसरे का नुकसान हो गया, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से दूसरे बंदे के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। कोई भी ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसमें आप ड्यूटी की गफलत दिखाते हैं और उसका नुकसान आपको नहीं होता, सामने वाले को होता है। वही साइलेंस वाले केस में ही अगर हम बात कर लें कि अगर एक बंदा दूसरे को एक चीज़ बेच रहा है और उस चीज़ में ख़राबी है, वो सोचता है इसकी ख़राबी बताऊंगा तो रेट गिर जाएगा, वो ख़राबी नहीं बताता और महंगे पे बेच देता है। उसका इरादा ये नहीं है कि दूसरे को गाड़ी चलाते हुए दिक्कत हो, उसका इरादा है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। तो एक बंदे ने एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, ड्यूटी ये थी कि वो बताता कि इसके इंजन में क्या ख़राबी है, उसने ड्यूटी में गफलत की, नहीं बताया। क्या उसका इरादा डिसीव करने का था? नहीं, उसका इरादा तो फ़ायदा उठाने का था। उसने एक एडवांटेज उठा लिया उस बंदे के अगेंस्ट जिसने उसको लिया है, और उस बंदे को मिसलीड कर दिया और उसका नुकसान हो गया कि वो जब गाड़ी यूज़ कर रहा था तो उसके इंजन की ख़राबी की वजह से उस बेचारे को बार बार खर्चा करना पड़ता था। तो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बगैर इस इरादे के कि दूसरे के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन आपकी उस ड्यूटी की गफलत की वजह से, आपकी एक जिम्मेदारी पूरी ना होने की वजह से फ़ायदा भी आप ही को हो गया और दूसरे को नुकसान हो गया। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल जिससे बात समझ आ जाती है कि एक ऑफिस में एक बंदे को कहा गया कि ऑफिस में 500 लोग हैं, आपने पर्चियाँ डालनी है और फिर उन वो एक बॉक्स में डाल के उस बॉक्स को गोल गोल घुमाना है, फिर हाथ डाल के पर्ची निकालनी है, जिसका नाम निकल आए उसको उम्रे का टिकट मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। उसने एक बॉक्स में सबकी पर्चियाँ डाली, एंड पे अपना नाम लिख के भी बॉक्स में डाल दिया, बस गलती ये हुई कि बॉक्स घुमाना भूल गया। फिर बॉक्स में अंदर हाथ डाला, पर्ची निकाली, अपनी ही पर्ची निकल आई। तो अब उसकी नीयत तो साफ थी, उसका इरादा धोखे का नहीं था, लेकिन ये एक अजीब सी हरकत है, ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसी को फ़ायदा हो गया और उसके कोलीग्स को नुकसान हो गया। तो इसका मतलब है, इसको हम क्या कहेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये इसमें सबसे टेक्निकल ये जुमले हैं, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो बगैर इस इरादे के धोखा दें, एडवांटेज दे दे उस बंदे को जो कमिट कर रहा है या जो भी उसके साथ मौजूद है, बाय मिसलीडिंग एन अदर, किसी और को धोखा दे के, टू हिज प्रेजुडाइस, उसको नुकसान पहुंचा के, या प्रेजुडाइस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। जी, यहाँ पे एक भाई कुछ कहना चाह रहे थे, हो गया। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में टेक्निकल चीज़ है, इसकी डेफिनेशन इसको याद करना है, मैंने समझा भी दी है, लेकिन अल्टीमेटली पेपर में आपकी याददाश्त चाहिए होती है डेफिनेशन में, बट आपको हर तरह से समझ आ जाए कि व्हाट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन और व्हाट इज़ फ्रॉड। तो बेसिक फ़र्क इंटेंशन का है। जल्दी से इस यूनिट के एंड पे आते हैं, विच इज़ मिस्टेक। अब गालबन ये शायद नहीं आपसे पढ़ा जाएगा, शायद आगे की लाइट्स ऑफ होने से शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। देखें, अगर आपका हाथ पड़ा है, या ख़वातीन को थोड़ा सा ताउन करना पड़ेगा, आपके बिल्कुल हाथ के करीब है। नहीं, ऊपर वाला बटन ऑफ करके देखें। अरे वाह,
इत्तफाकन पहला ही किसी हद तक विजिबल है, ठीक है। मतलब लेकिन बाकी लाइट्स बंद करेंगे तो ज़ाहिर है वो एक आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए दिक्कत होगी। बस इतना कि हमारा काम चल जाए। जो मिस्टेक है, मिस्टेक हमने बात की थी कि मिस्टेक कई तरह की हो सकती है। मिस्टेक टू साइडेड हो तो वॉइड होती है, वरना उसके अंदर अलग अलग आउटकम है। जब मिस्टेक की बात करें तो किताब ने इसको इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में नहीं बताया, किताब ने टेक्स्ट की फॉर्म में बताया है। तो मैं एक दफ़ा इसका फ्लो बता देता हूँ, तो फिर आपको किताब का लिखा हुआ टेक्स्ट भी इजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मिस्टेक लॉ की हो सकती है और मिस्टेक फैक्ट हो सकती है। लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ लॉ और ये लिखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है, आपको गलती कानून समझने में भी हो सकती है और गलती फैक्ट समझने में भी हो सकती है। फैक्ट का मतलब है ये चीज़ किस रंग की है, कितने रुपए की है। याद है वो घोड़ा, उसके एक फैक्ट के वो ब्लैक कलर का है, वो ऊंचे कद का है, वो रेस में दौड़ता है, ये फैक्ट्स हैं। तो लॉ के उसको लॉ की प्रोविजन पता थी या नहीं। तो दो तरह की गलतियाँ होती हैं, या लॉ की गलती होती है या फैक्ट की। लॉ की गलती पाकिस्तानी लॉ की भी गलती हो सकती है, बाहर के लॉ की गलती भी हो सकती है। आपको हो सकता है कि पाकिस्तानी लॉ ना पता हो और हो सकता है आपको बाहर का लॉ ना पता हो। अब आप सड़क पे जा रहे हैं बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और अचानक से पुलिस वाले ने आपको रोका और आपको कहा आपको फ़ाइन होगा क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपने कहा क्यों, हेलमेट में तो गर्मी लगती है। उसने कहा आपको नहीं पता कि ये कानून है। आपने कहा ना करें, कानून था। चलें बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, आइंदा से मैं बाइक चलाते हुए ख्याल करूँगा कि मैं हेलमेट ज़रूर पहनूँ। तो वो कहेगा तुम पहले चालान दो। आप कहेंगे चालान किस बात का, मुझे तो कानून का पता ही नहीं था। तो वो आपसे कहेगा कानून का पता था या नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान की सड़क पे बाइक चला रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सड़क पे बाइक चलाने के क्या कवानीन होते हैं। तो मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है ना, तो हम कहेंगे तुम्हें पता होना चाहिए था, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर उसने मिस्टेक कर दी तो ये नहीं कहेगा अच्छा जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ख़त्म हो गया, अब जब वॉइड है तो जुर्माना कैसा। हम कहेंगे तुम्हारा ये एक्शन वैलिड है और चूंकि तुमने कानून तोड़ा है तो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो अगर एक बंदा पाकिस्तानी लॉ के अंदर कोई मिस्टेक करे तो हम उस मिस्टेक में कंसिडर करते हैं उसी का कसूर और फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता उस मिस्टेक में। एक कॉमन रूल है लॉ का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा कि आपको लॉ नहीं पता था, आपको लॉ पता होना चाहिए था। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, भाई पाकिस्तानी लॉ पता होना चाहिए, फॉरेन लॉ पता होना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का वो सारा वही काम होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये है कि आपको एग्जिस्टेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, प्राइस, टाइटल, ओनरशिप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इनमें से किसी में भी कन्फ्यूजन हो। अगर तो दोनों बंदों को कन्फ्यूजन है, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मेरा बहरी जहाज़ आएगा तो मैं तुम्हें माल दूंगा, दूसरे ने कहा हाँ ठीक है मैं भी तुमसे माल खरीद लूँगा, बहरी जहाज़ डूबा हुआ है, ना उसको पता है ना इसको पता है, दोनों को मिस्टेक लगी है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो मिस्टेक क्वालिटी पे भी हो सकती है, क्वांटिटी पे भी हो सकती है। बेचने वाले को लगता है कि वो अनवर एटोल आम बेच रहा है, खरीदने वाले को भी लगता है कि वो अनवर एटोल आम खरीद रहा है, लेकिन वो अनवर एटोल आम नहीं है। दोनों के दोनों को गलती लगी है। तो दोनों पार्टीज़ को अगर गलती लगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, फिर वही सारे काम जो वॉइड में होते हैं एक्सक्यूज़ हो जाएगा और एक दूसरे के बेनिफिट रिस्टोर होंगे। तो टू साइडेड मिस्टेक हमेशा वॉइड होगी। लॉ की मिस्टेक, पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक वॉइड नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और उसको जो भी जुर्माने होंगे वो पड़ेंगे। वन साइडेड मिस्टेक अगर इसलिए हुई है कि उसने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, दूसरे बंदे ने आपके साथ धोखा किया या मिसरिप्रेजेंट किया है, तो फिर वॉइडेबल होगी। ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है। और अगर किसी भी वजह से वन साइडेड मिस्टेक है, भाई एक बंदा दूसरे को एक चीज़ बेच दे और 3 दिन बाद वो आके कहे मुझे गलती लगी थी कि ये चीज़ ऐसे है, तो बेचने वाला कहेगा भाई मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था, मैं तो कोई धोखा नहीं किया, मेरा क्या कसूर है कि तुम्हें गलती लगी है। तो वन साइडेड मिस्टेक पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा, ना वॉइडेबल होगा ना वॉइड होगा। टू साइडेड मिस्टेक पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और उस बंदे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फॉरेन लॉ पे वही रूल होगा कि टू साइडेड है तो वॉइड हो जाएगा, वन साइडेड है तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन वन साइडेड इसलिए कि दूसरे ने कंफ्यूज किया था तो वॉइडेबल हो जाएगा। इसमें आखिरी चीज़ होती है मिस्टेकन ओपिनियन। एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आपको फैक्ट में गलती लगी और एक बंदे ने फैक्ट बताया। एक ये कि ये शख्स, एक बंदा कहता है कि ये मेरे से हॉर्स ले लो, ये ब्लैक कलर का है, रात का वक्त है, आपने हॉर्स खरीद लिया, सुबह के वक्त देखा तो वो ब्राउन कलर का था जो रात में ब्लैक लग रहा था। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक बंदे ने एक हकीकत बताई जो गलत निकली। अगर एक बंदा अंदाज़ा बताए, एक बंदा दूसरे से कहे कि मेरे से मेरी फैक्ट्री खरीद लो, मेरा ख्याल है कि वो फैक्ट्री तकरीबन 10,000 यूनिट बना लेती होगी, मेरा ख्याल है, तो अगर ये मिस्टेक
कल ओपिनियन दिया है और कल को वो ओपिनियन गलत निकल आए तो फिर कोई कसूर नहीं है। जब आपने ओपिनियन दिया तो अगले को चाहिए कि वो तहकीक करे। जब आप फैक्ट बताते हैं और अगला फैक्ट पे बिलीव कर ले तो फिर वो मामला और होता है। लेकिन अगर आपने मिस्टेकन ओपिनियन दी है और वो उस ओपिनियन को मान ले तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ सही नहीं हुआ। यानी मिस्टेकन ओपिनियन को उसने मान लिया और उसने तहकीक नहीं की तो उस बेवकूफ़ की गलती है जिसने ओपिनियन के ऊपर रिलाई कर लिया। आपने कहा था मेरा ख्याल है और एक जगह आपने कहा कन्फर्म, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो इधर आएगा लेकिन मिस्टेकन ओपिनियन इस मैप में नहीं आएगा। मिस्टेकन ओपिनियन उसी बंदे की गलती मानी जाएगी जिस बंदे को ओपिनियन दी गई थी और उसने उसके बाद उसको सही से जांच पड़ताल नहीं की। किताब से जल्दी से इसकी इंग्लिश देखते हैं। जब बोथ पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक हो एट मैटर ऑफ फैक्ट तो फिर एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्रीमेंट एक ही सूरत में वॉइड होगा जब दोनों को मिस्टेक लगी होगी। मैंने ट्यूटर नोट में एग्जांपल दे दी कुछ चीज़ों की कि आप मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसे कहते हैं, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी, प्राइस, ये आइडेंटिटी उस वो चीज़ है क्या, टाइटल वो किसकी ओनरशिप है। तो ये चंद टिपिकल फैक्ट्स होते हैं जिसमें गड़बड़ की जाती है। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए दिया है। मिस्टेकन ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर वुड नॉट बी कंसिडर्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये एक फैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। इफ वन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल नॉट वॉइड। अगर एक पार्टी मिस्टेक पे है तो ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ना वॉइडेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन। कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से भी वॉइडेबल नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक लगी थी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और नीचे वही मशहूर लाइन जो कई दफ़ा पढ़ी है, पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो बेसिकली वो मैप इन्होंने उस तरह से करके नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेपर में सवाल आए तो आपको समझ जाना चाहिए वन साइडेड मिस्टेक है या टू साइडेड है। लॉ की मिस्टेक है तो पाकिस्तानी लॉ पे तो आपने कह देना भाई ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था। फॉरेन लॉ है तो आपने चले जाना दूसरी तरफ। मिस्टेक अगर वन साइडेड और टू साइडेड हो तो फॉरेन से अवॉइड कह देना है। अगर वन साइडेड हो तो तहकीक करनी है, देखना है कि सवाल ने कोई हिंट दिया है। अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है तो अवॉइडेबल होगा। और अगर उस बंदे ने खुद ही गलती खाई और सामने वाले ने कुछ नहीं किया था तो फिर वन साइडेड मिस्टेक उसी के अपने कसूर की वजह से। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई है पहले एसेंशियल पे, जो कि ज़रा ज़्यादा बड़ा था, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन थी। पहला एसेंशियल किस चीज़ को डील करता है? फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट तब फ्री होगी जब उसमें वो 5 बातें ना हो। हमने उन 5 बातों को पढ़ा और ध्यान से डिटेल से यूनिट में उनको सबसे ज़्यादा पसंद चैप्टर 4 है, क्योंकि इस यूनिट में एक ही प्रॉपर काम का चैप्टर है। तो इसलिए हर चीज़ को हमने ज़रा ज़्यादा टाइम लगा के समझा, ये जहन में रखते हुए कि हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन कल के दिन भी निकल सकता है। वो तो हमने आखिरी 2 मिनट में बातें करनी है ना, अभी मार्जिन है, अभी बढ़ते हैं आगे। वॉइड एग्रीमेंट, हमने कहा कि 5 एसेंशियल में से आखिरी एसेंशियल ये है कि एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड ना हो। लॉ ने एक लिस्ट बता दी है, उसने कहा भाई तुम लोग जो आपस में मामले तय करो, कोई मसला नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा वो सही है या नहीं। लेकिन 8 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले से बताए दे रहा हूँ कि वो गलत है। ओरिजिनल लॉ में ये 8 हैं। अगर आपको किसी ICAP के सोल्यूशन में 8 लिखी नजर आए तो परेशान नहीं होना, ये असल में 8 हैं। इनमें से 2 हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लिया, वो जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है और जो इम्पॉसिबल चीज़ पे कंटिजेंट है वो बना होता है। यहाँ किताब हमें 5 चीज़ें बता रही है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो वॉइड एब इनिशियो हैं। 5 ऐसे एग्रीमेंट है जो एग्रीमेंट ही गलत हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, वो एग्रीमेंट ही गलत है। 5 चीज़ों की लिस्ट उन्होंने बताई है कि वो गलत है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वो पुरानी बातें हैं। एग्रीमेंट ऑन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो राइट फ्रॉम द टाइम जब वो बने थे तब से वॉइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वॉइड एब इनिशियो। जब एक एग्रीमेंट वॉइड होगा तो जितने भी एग्रीमेंट उससे कलेक्ट्रल कनेक्टेड या इस तरह से होंगे वो सब के सब वॉइड हो जाएंगे। स्टेप आगे चलते हैं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, 5 एग्रीमेंट है जिनमें से 3 की एक्सेप्शंस भी हमारे सिलेबस में है और बाकी चीज़ों को हम देखते हैं। अनसर्टन एग्रीमेंट, 5वें से स्टार्ट करते हैं। अनसर्टन एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, ऑफर में कोई डाउट है, एक्सेप्टेंस में कोई डाउट है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज में से किसी एक की तरफ से कोई मिस क्लैरिटी और समझ नहीं आ रहा कि ये एग्रीमेंट सही है या गलत है। एक दफ़ा ICAP में सवाल आया था कि एक बंदे ने दूसरे को कहा कि जी मैं आपको ये टीवी बेचूंगा, जब आप खरीदने आओगे या तो 10% डिस्काउंट दे दूंगा या 15% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि डिस्काउंट असल में 10% है या 15%। जब वो खरीदने गया तो उसे 10% डिस्काउंट मिला, उसने रोला डाल दिया कि जी मैं तो सोच रहा था मुझे 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो अनसर्टेन एग्रीमेंट है, लॉ ने एक्सप्रेसली कह दिया कि ये वॉइड है, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज,
यहाँ लॉ ने अचानक से जो है वो मासूम बच्चों को जो है वो जहन में रखते हुए उनके जज्बात जगाने की कोशिश की है, उनको उनके राइट्स याद कराए हैं। वो कहते हैं लॉ रिगार्ड मैरिज एंड मैरिड स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लॉ ये मानता है कि शादी और शादीशुदा ज़िंदगी या शादीशुदा कहलवाना ये हर बंदे का राइट है। तो कहते हैं जब ये हर बंदे का राइट है तो ख़बरदार कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लाइट ओपन की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जिसमें आप कोई तिजारती कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सामने वाले बंदे से कहें कि ठीक है जी मैं तुमसे कुर्सियाँ खरीद रहा हूँ, जब तक तुम कुर्सियाँ सप्लाई नहीं करोगे तुम शादी नहीं करोगे। वो कहेगा भाई कुर्सियों का मेरी शादी से क्या ताल्लुक। तो कहने का मतलब है कि समाजी तौर पे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको शायद शादी करने से रोक दें, तिजारती कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगा सकता कि वो शादी नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है? तो किसी को के साथ ही एग्रीमेंट करना, अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कि आप शादी नहीं करोगे तो वो मना है। एवरी एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड। अचानक से ख्याल आ गया, उन्होंने कहा कहीं ये सुन के बच्चे जज्बातियों की शादी करने ना पहुंच जाएंगे, वो शादीशुदा ज़िंदगी तो ये हर किसी का हक है और वो सारा कुछ है। तो उन्होंने आपको रोकने के लिए कहा अदर देन माइनर। उन्होंने कहा नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो है ना वो FSC से भी आए हैं, अभी माइनर हैं, अभी छोटी एज के हैं, तो ऐसा ना हो कि जज्बाती हो के कोई एक्शन ले बैठे। तो उन्होंने कहा किसी को शादी से रोकना मना है लेकिन माइनर को शादी से रोकना बड़ा सवाब का काम है। तो एक्सेप्शन ये है कि माइनर को शादी से रोका जा सकता है लेकिन मेजर को शादी से रोकना जो है वो पाप है, वो गुनाह है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपके बुनियादी हकूक़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये सेकंड वाला मामला हो गया। वैसे भी सीधी सी बात है, माइनर बेचारा बजट ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो गरीब है, वो फादर से पॉकेट मनी लेके चल रहा है, उसका कोई जरिया आमदनी नहीं है। तो उसके वालिद उसे कहेंगे बेटा तुमने छोटी सी एज में शादी करके क्या करना है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम क्या करोगे जी। हालात तो मेजर्स के भी वही हैं। इन्होंने कहा हालात तो मेजर्स की भी वही हैं। जब बड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकते और बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कम से कम शादी तो करने देना। ठीक, इन्होंने कहा जी रिस्क तो अल्लाह ने देना है। असल में कभी मौका मिले ना तो आपने इस वीडियो को इस जगह से दोबारा सुनना है। जो मैं बिटवीन द लाइंस बता रहा था वो आपने शायद गौर नहीं किया। मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जिक्र किया माइनर का जी। 3 चीज़ें वाकई कभी सुकून से सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कि मैंने असल में बात क्या की है कि माइनर को मना क्यों किया शादी करने से। 3 और तरह के मसले, 3 और चीज़ें मना है। हमने कहा अनसर्टन एग्रीमेंट मना है, किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट मना है, किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकना मना है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप एक बंदे से कहते हैं कि चलो मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट है लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम अदालत में नहीं जाओगे, मैं भी अदालत में नहीं जाऊँगा। तुम मेरे साथ बुरा करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँ, कोई बात नहीं है, खैर है, एक दूसरे को गालियाँ दे देंगे, अदालत नहीं जाएंगे। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक बंदे को उसकी अदालत में जाने के राइट से रोका जाए वो मना है। इसकी कुछ एक्सेप्शन है। ये जो अदालत में जाने वाली बात है इसकी एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शंस हैं। आप किसी को अदालत में जाने से रोक सकते हैं अगर आप उसको एक इक्वल अदालत सजेस्ट कर रहे हैं। यानी कि एक बंदा दूसरे से कहता है कि भाई तुम्हारी अदालत उस शहर में, मेरी अदालत उस शहर में, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, तो एक काम करते हैं, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया या तुमने मेरे साथ गलत कर दिया तो फलाना अदालत में नहीं जाएंगे, फलाना अदालत में जाएंगे। ये चीज़ अलाउड है। उस अदालत में नहीं जाएंगे, उस अदालत में जाएंगे। ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि अदालत में तो जाएंगे लेकिन अदालत का फैसला आ गया तो हम ऊपर की अदालत में अपील करने नहीं जाएंगे। ये चीज़ अलाउ है। तीसरा आप कह सकते हैं कि हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम जो है आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। हमारे सिलेबस में एक पूरा पोर्शन है आर्बिट्रेशन का, मतलब आप एक सालिस को बीच में ले आएंगे कि एक और बंदा आए और आपके और उसके दरमियान मामले में फैसला सुनाए। तो यहाँ हम कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें किसी पार्टी को अपना राइट एनफोर्स करने से रोक दिया जाए या एक टाइम की लिमिट लगा देंगे तुम तब तक अदालत में जाएंगे, वो मना है। फॉलोइंग आर नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। जहां पार्टी एग्री करती हैं कि वो अपील नहीं करेंगे अपर कोर्ट में, या पार्टीज 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करें, या पार्टीज जाएं आर्बिट्रेशन की तरफ किसी मौजूदा फैसले के ऊपर या किसी मुमकिना फैसले के ऊपर, आज के किसी फैसले पे या फ्यूचर के किसी फैसले पे पार्टीज जो है वो अदालत में नहीं जाएंगी। आवाज़ क्लियर आ रही है पीछे? तो अगर पार्टीज एक दूसरे को मना कर देती हैं कि हम अदालत में नहीं जाएंगे तो ये चीज़ लॉ ने मना किया है। लेकिन अगर वो कह दें उस अदालत के बजाय उस अदालत में जाएंगे या अपील नहीं करेंगे तो ये चीज़ अलाउड है, या वो कहते हैं हम आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे।
मैंने आपको बताया कि लेक्चर के स्टार्ट में कि हमारे पास थोड़ा मार्जिन निकला है, चैप्टर भी बड़ा अहम है। मैं चाह रहा था कि फ्री कॉन्सेंट पे हम बहुत तसल्ली से डिस्कशन करें, इसीलिए मैंने कहा था कि एंड पे हम देखेंगे कि टाइम की अवेलेबिलिटी किस तरह से है। तो पहले हमारे पास जुमेरात जुम्मे पे आ रहा था 9-10 मुहर्रम, तो इस वीक हमने 3 लेक्चर्स रखे हुए थे। तो अगर हिम्मत करें आप लोग, बल्कि अगर कहूँगा तो आप तो हिम्मत नहीं करेंगे, आपको चाहिए कि आप लोग हिम्मत करें। कल हम एक लेक्चर रखते हैं क्योंकि इस वीक में ऑलरेडी सिर्फ 3 चैप्टर हैं, तो कल हम इकट्ठे होते हैं, आज वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं और अगले दिन में से कुछ टारगेट उठा के कवर कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा ही अगला दिन कवर कर लेते हैं, कितना मज़ा है। अगले दिन का जो हमारा टारगेट है उससे क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो बीच में फ्राइडे वाले दिन नहीं है, वो सैटरडे पे जा रहा था। तो अगर हम कल का वो अगले वीक के मंडे का टारगेट अभी ले आए कल के दिन, तो फिर आप लोग नेक्स्ट थर्सडे पे फारिग हो सकते हैं। 2 दिन पहले एक खातून ने याद कराया कि चैप्टर 1 वहाँ पे नहीं लिखा था, वो सामने के स्केड्यूल में सही से नहीं लिखा था। मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर 15 रिमेनिंग के साथ लिखा हुआ है। 15 रिमेनिंग इतना नहीं है कि उसके ऊपर 1.25 घंटे तक हम डिस्कशन करते रहें, तो वो उसके साथ है। लेकिन फिर मेरे पास एक मार्जिन आ जाएगा, अगर चैप्टर 1 सही से ना हो पा रहा हुआ तो हमारे पास फिर वो एक्स्ट्रा दिन सरप्लस में बच जाएगा, तो हम उसको अवेल कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में जब आप पढ़ने के इरादे से बैठे हैं तो 1 आध दिन ज़्यादा पढ़ने से तो तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है फिर याद रखना है, एक्सप्रेसली मैं ग्रुप में भी बार बार रिमाइंड करा दूंगा कि कल हम इकट्ठे होकर थोड़ा सा ये कंप्लीट करके आने वाले मंडे के टारगेट को कल पे लेके आएंगे इंशाल्लाह।